नमस्कार। आज बात कर लेते हैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद की बात करते समय आपको ले चलते हैं रामलीला मैदान। अभी आपने हाल में देखा 2-3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में की। हालांकि उस रैली को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए गए थे और तमाम तरह की बातें उस रैली के बाद भी की गई। रैली में कितने लोग आए, कितनी भीड़ आई, ये सब लोगों ने देखा। लेकिन रामलीला मैदान की रैली के मंच से एक तो अरविंद केजरीवाल ने कहानी सुनाई, एक कहानी वो सदन के अंदर भी पहले सुना चुके थे, और एक और कहानी सुनाई। आप सब लोगों ने वो कहानियाँ सुनी होंगी, मैं उन कहानी में नहीं जाऊंगा। मैं रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और रामलीला मैदान जाने की अरविंद केजरीवाल को ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर आप लोग याद करें 2011, तो यही रामलीला का मैदान था जहां से अरविंद केजरीवाल और अन्ना एक आंदोलन खड़ा कर रहे थे और पूरे देश में एक तरीके से देश को बदलने की कवायद शुरू हुई थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी और यूपीए के उस दूसरी सरकार में भ्रष्टाचार के इतने मामले सामने आ रहे थे कि पूरा देश ईमानदार लोगों की तलाश में था, राजनेताओं की। और इन लोगों में एक चेहरा दिखा था और उसके बाद जनता इनके पीछे पागल हो रही थी। खैर, ये सारी कहानी हम सब आप लोग जानते हैं। 2-3 बातें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो अरविंद केजरीवाल को बार बार रामलीला मैदान जाना क्यों पड़ता है, और दूसरी बात, जो बातें अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान के मंच से इस बार कही हैं उसके क्या परिणाम होंगे और क्या कयास लगाए जाने चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही शातिर नेता हैं, शातिर राजनेता हैं। तो वो बार बार रामलीला मैदान इसलिए जाते हैं या वहाँ पे कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि वो अपना लिटमस टेस्ट करते हैं, वो अपनी जांच करते रहते हैं कि किस तरीके के परिस्थिति में वो अभी हैं। अभी दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है, निकाय चुनाव भी नहीं है, लोकसभा का चुनाव अभी काफ़ी दूर है। बावजूद इसके, और दिल्ली में उनकी सरकार है, तो बावजूद इसके दिल्ली में उनको एक रैली की ज़रूरत क्यों पड़ी। जाहिर सी बात है कि आप सब लोग कहेंगे कि रैली की ज़रूरत पड़ी इसलिए कि अध्यादेश जो सरकार ने अभी रखा है, जो सरकार लेकर आई है और जिसमें एक तरीके से मुख्यमंत्री की ताकत को कम करने की कवायद की गई है, कोशिश की गई है, उसके विरोध में वो रैली कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये एक तरीके से इसको सच माना जा सकता है। लेकिन इसके पीछे का सच भी जानना चाहिए और जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो रामलीला मैदान इसलिए जाते हैं बार बार कि वो देखना चाहते हैं कि 2011 की रैली के समय जो भीड़, जो लोग, जो जनता उनके साथ थी, उसमें से कितने लोग आज भी उनके साथ आने को तैयार हैं। यानी अपनी ताकत का अंदाज़ा उनको बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देश अलग परिस्थिति में है, देश बदल रहा है। एक तरीके से अगर आप देखें तो अब 2024 की लड़ाई नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों के बीच की स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, वो कुछ समय में तय होगा। लेकिन उसमें अपनी एक जगह तलाशने के लिए अरविंद केजरीवाल ललायित हैं। लेकिन जो मंच से उन्होंने कहा उसको बहुत, मैंने देखा कि मीडिया में एक खबर के तौर पे इस्तेमाल किया गया और उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। लेकिन उस बात को ठीक से समझने की ज़रूरत है। जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि आप एक मनीष को जेल में रखोगे, हमारे पास 100 मनीष हाजिर हैं, 1000 मनीष हाजिर हैं, या आप एक सत्येंद्र जैन को जेल में रखोगे, हमारे पास 100 सत्येंद्र जैन निकलेंगे। इस बात के कुछ मायने हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वो एक तरीके से हमसाए हैं और उन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर पूरी योजना बनाई है, पार्टी बनाई है और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन मैं जो बार बार कहता हूँ कि मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने से अरविंद केजरीवाल बहुत दुखी हैं, ऐसा नहीं है। वो दिखाने को दुखी हो सकते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो बहुत ज़्यादा
दुखी होंगे, इसकी संभावना से मैं बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे इनकार करता हूँ। और देखिए, जैसे ही ये कयास लगाए जाने लगे थे और जैसे ये चर्चा होने लगी थी कि अरविंद केजरीवाल पर भी सीबीआई का शिकंजा कसा जाएगा, उसके पहले से ही अरविंद केजरीवाल, खास तौर पे अगर आप देखें तो पहली बार जब बयान उनका आया, जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू ही हुई थी, अभी जेल नहीं गए थे, तभी अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मनीष सिसोदिया अगर आज बीजेपी में चले जाएं तो उन पर से सारे मामले हट जाएंगे। ये उनका एक कहना, एक इशारा था कि बीजेपी खास तौर पर सरकार में बैठे लोग उस तरीके का एक माहौल बना रहे हैं कि मनीष सिसोदिया किसी भी तरीके से कुछ बातें उगल दें, कुछ राज उगल दें। हो सकता था कि मनीष, देखिए राजनीति में कौन व्यक्ति किस पार्टी के को छोड़ के किस पार्टी में कब शामिल हो जाएगा, ये कहना बहुत नामुमकिन है। 2-4-10 नेताओं की बात छोड़ दें, जो जिनका जनाधार है और वो जीतते आए हैं, उनको छोड़ दें तो हमें लगता है कि आज की तारीख में कोई बड़ा नेता किसी पार्टी को छोड़ के कहीं जा सकता है और चला जाता है। लेकिन मैं ये सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के बारे में ये बात कहकर कि वो बीजेपी में चले जाएंगे तो उन पर आरोप हटा लिए जाएंगे, उन्होंने एक तरीके से बीजेपी को तो कटघरे में खड़ा किया ही, मनीष को भी कटघरे में खड़ा किया। लोगों को उधर उस बात पर ध्यान देना चाहिए। मनीष जेल चले गए, सत्येंद्र जैन महीनों से 7-8 महीने से जेल में थे, उनका इस्तीफ़ा नहीं लिया गया था। मनीष जैसे ही जेल में गए, उनका इस्तीफ़ा आ गया। मनीष जब जेल में हैं तो उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं, अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं, तो जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि उसके तुरंत बाद एक नोट जारी होता है। उस नोट में सिर्फ 2 लोगों के नाम हैं। देखिए, जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी तो छोड़ दीजिए, बहुत बाद में बनी, जब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, तब उनको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो भीड़ खींचे। आप समझिए इस बात को। अरविंद को ना तो देश में कोई जानता था, मनीष सिसोदिया एक पत्रकार थे और पत्रकारिता छोड़े हुए भी उनको काफ़ी समय हो गया था, एनजीओ चलाते थे, तो उनकी भी कोई पहचान नहीं थी। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे कि अगर वो कहीं भी भीड़ में जाते, कहीं भी एक सभा मजलिस में जाते, तो उनको आम लोग बिल्कुल नहीं पहचानते। कुछ पढ़े लिखे तबके में, चूँकि मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका था अरविंद केजरीवाल को, तो इसलिए कुछ लोग उनको जानते थे, लेकिन आम लोगों में कोई पहचान नहीं थी। तो एक भीड़ खींचने के लिए एक आदमी चाहिए था, और उस आदमी की तलाश इनकी पूरी हुई इनके अपने ही कुनबे में, जब मनीष कुमार विश्वास को लेकर आए। भाई, मनीष और कुमार विश्वास बचपन के मित्र थे, पास के रहने वाले थे, गांव दोनों का बिल्कुल पास था। और उसके बाद ये एक तरीके से, चूँकि कुमार विश्वास उन दिनों मंचीय कवि थे, यूट्यूब पे उनके लाखों व्यूवर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे, उनके वीडियोस लोग देखते थे, तो एक तरीके से यूथ को खींचने की शक्ति कुमार में थी और कुमार को इन लोगों ने शामिल किया। लेकिन जब सीमा सिसोदिया यानी मनीष की पत्नी जब ये चिट्ठी लिखती हैं कि इन लोगों ने आंदोलन खड़ा किया, तो उसमें कुमार विश्वास का नाम कहीं नहीं आता है। जाहिर सी बात है कि वो अरविंद केजरीवाल के कहे अनुसार जब चिट्ठी लिखी जाएगी तो उसमें कुमार विश्वास का नाम नहीं आएगा, क्योंकि अब वो पार्टी में नहीं है, अब उनसे उनका बैर हो गया है, उनसे दूरी बना ली है। तो दरअसल अब जो खतरा अरविंद केजरीवाल पर है, या अरविंद केजरीवाल को लगता है, वो मनीष सिसोदिया से ही लगता है, क्योंकि पार्टी पर ताकत, एक तरीके से अंदरूनी पूरी ताकत मनीष के पास है, वो है, क्योंकि ऊपर से अरविंद केजरीवाल चेहरा हैं, बड़े बड़े व्यक्ति हैं, बड़ा चेहरा हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया अंदर अंदर पूरी पार्टी पर काबिज हैं। और इसलिए जब वो जेल चले गए हैं, तो ये कह देना कि हम आपके साथ हैं और आपको बचाएंगे और आपके लिए जी जान दे देंगे, ये सारी कहानी चल रही है। लेकिन साथ साथ ये कह देना कि एक मनीष जाएंगे तो 100 मनीष हमारे पास हैं या 1000 मनीष हमारे पास होंगे, ये ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सारे ताकतवर लोग हैं। ये संदेश मनीष को भी दिया जा रहा है, ये संदेश सत्येंद्र जैन को भी दिया जा रहा है कि आप लोग जेल में रहते हुए अगर आप लोगों ने कोई भी बयान ऐसे दिए जिससे हमारी मुश्किलें बढ़ी, तो आप समझिए कि हमारे पास और लोग हैं,
मतलब आपकी चिंता हमें उतनी नहीं है। अरे होती तो आप घर क्यों खाली कराते भाई मनीष? क्या आप उनके साथ उनसे इस्तीफा, अभी तो आरोप साबित नहीं हुआ, जेल में हैं, जांच चल रही है, सजा तो हुई नहीं है, आपने इस्तीफा दिला दिया। 7 महीने जब सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं दिलाए तो मनीष का क्यों दिला दिया? बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इन कहानियों को गौर से आपको समझने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा मनीष सिसोदिया ही हैं। तो मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने से अरविंद केजरीवाल दुखी नहीं हैं। वो अंदर ही अंदर उनको लगता है कि एक कांटा चला गया है, अब दूसरा धड़ा, दूसरा कुनबा जो उनको चैलेंज नहीं कर सके उसको वो खड़ा कर रहे हैं। भाई बतौर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या किया? पार्टी को खड़ा किया, सारी ताकत एक तरीके से अपने पास ले रहे थे। अब संजय सिंह देखिए कुछ समय से एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। अब आजकल उनके बयान उस तरीके से नहीं आते जिस तरीके से पहले आ रहे थे, लगातार कुछ ना कुछ बोलना, अब चुप हैं वो। राघव चड्ढा चलिए आजकल इन दिनों अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं तो वो उनकी व्यस्तता समझी जा सकती है, लेकिन संजय सिंह क्यों चुप हैं? क्योंकि संजय सिंह को अब ये डर सताने लगा है कि अगर मनीष को अरविंद केजरीवाल निपटाने में कोई गुरेज नहीं कर रहे तो हम भी किसी खेत के मूली नहीं हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप लोग ज़रा इन बातों को गौर से समझिए, गौर से सोचिए और तब फैसला करिए कि किस किस्म की राजनीति दिल्ली में बैठे ये तानाशाह कर रहे हैं। हम फिर हाजिर होंगे, फिर मिलेंगे एक नई खबर, एक नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।